अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 5 जनवरी है। 73 बरस बीत गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उनमें यह वादा था कि कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत मिलेगा, लेकिन जो आज तक ना मिल सका। एक लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है कश्मीरियों की जिद्दोजहद की। इस पर आज मुफस्सल बात करेंगे। क्या रीज़न है, वो कौन सी आलमी साजिशें हैं जो इसमें हायल हैं। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की से डील से मुतालिक बातें हैं उनको बेबुनियाद क़यास आराइयाँ करार दिया है, और ये भी कहा है कि जो डील की बात कर रहा है उससे तफसील पूछें। इस्टेब्लिशमेंट को डील और इस तरह की बातों से बाहर रखा जाए, इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद में है, ये कहना है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल ये है कि डील की बातों को तूल उस वक्त मिला जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये बयान सामने आया कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए राह हमवार करने की कोशिशें की जा रही हैं। नून लीग के जो लोग हमारे पास आते हैं, बयान देते हैं, वो तो तस्दीक नहीं करते डील की। दूसरी जानिब से आज तरदीद हुई है, लेकिन असल में ये हवा जो है आप क्या समझते हैं, हुकूमती कैंप से ज़्यादा आई या नून लीग ने जानबूझ के इसको हवा दी? अब असल में ये मामला जो है ये चल रहा है, इसमें 3 फैक्टर हैं बड़े अहम। नंबर 1 तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें करता रहता है, और ताकि एक मियां नवाज शरीफ साहब रेलेवेंट भी रहें और जो वोटर और सपोर्टर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है या प्रो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुतमईन रहे कि नहीं कोई बात बन रही है। एक तो ये है। दूसरा, इसको हवा ज़्यादा उस वक्त मिली जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि ये डील की कोशिशें हो रही हैं और मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए बातें हो रही हैं, तो उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुई। और तीसरा ये हुआ कि जनाब अयाज सादिक साहब गए यूके लंदन, मियां नवाज शरीफ साहब से अपने लीडर से उन्होंने मुलाकात की। एक मुलाकात में अहमद महमूद साहब भी वहाँ मौजूद थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद ख्वाजा रफ़ीक साहब के याद में जो तकरीब थी वहाँ कुछ बातें ज़ूमानी अंदाज में की। फिर ख्वाजा साहब ने दूसरे लोगों ने भी की, और उसके अलावा फिर एक इंटरव्यू में भी कुछ उन्होंने इस तरह की बात की। तो वो फिर बात फैलती फैलती चली गई। बिल्कुल ठीक। अब चूँकि हमारे साथ जनाब अली ज़ैदी साहब वफाकी वज़ीर मौजूद हैं, जो इत्तेफाक से अब सिर्फ वफाकी वज़ीर नहीं बल्कि सूबा सिंध के PTI के सदर भी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये जो हाइप क्रिएट हुई जनाब वज़ीर-ए-आज़म के बयान से, तो उस बयान के पस मंज़र में क्या कुछ था, क्या इतलात थी, क्या मालूमात थी, और वाक़या क्या था, और इस वक्त ये मामला ख़त्म हो गया है या अभी ज़ेर बहस रहेगा? जनाब अली ज़ैदी साहब, ओवर टू यू। शायद भाई 2-3 चीज़ें पहले मैं क्लियर कर दूं। एक तो पहले तो खान साहब ने बिल्कुल 100% ठीक बात की शहबाज शरीफ के बारे में कि वो ऐसा लगता है जॉब इंटरव्यू पे आया हुआ है। पता नहीं वो क्या दिमाग में समझ के बैठे हैं जी, और शायद वो ये बात इस तरह वो अपने आप को जो बयानबाजी और वो जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं जी, वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं इनको कहीं से इशारा विशारा आ गया। जी, और वो जो बात PM साहब ने की थी वो इस तनाज़ो में नहीं की थी कि जो पता नहीं कोई डील की, वो क्योंकि कुछ लोग मेरे ख्याल में कोर्ट शोट जाके और वो लाइफ टाइम वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। जहाँ तक कोई डील है, डील वील कोई नहीं है। वो एक कन्विक्टेड आदमी है, मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, बेटी भी उनकी कन्विक्टेड है, बेल पे बाहर हैं मोहतरमा, और जो उनके भाई हैं उनके ऊपर तो इतने ब्लैक एंड वाइट अब चार्जेस और केसेस क्लियर हो गए हैं कि वो बच नहीं सकते। सो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इनके साथ कोई डील डूल नहीं है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इनकी पूरी जमात में कोई और है नहीं, मतलब ये भी आपने कहा इन्फॉर्मेशन, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये भी कह देता हूँ कि इनकी जमात में कोई 5-6 लोग घूम रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद। अच्छा, इधर उधर अक्सर इधर उधर घूम रहे होते हैं। जी, खाकान अब्बासी साहब हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, और एक दो और, ये सारे अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म ही समझ रहे हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान में पहले इलेक्शन जीतना पड़ता है।
तो इलेक्शन ये कैसे ये पता चल गया कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये फारिग हो जाते हैं। अच्छा। और जो पिछला इलेक्शन था जिसके ऊपर हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात किए थे, सबसे ज्यादा तो हमने जमा कराई हुई है, हमारी पार्टी के लोगों ने जमा कराई हुई है पिटीशंस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। तो इनका सिर्फ शोर हंगामा ज्यादा है। देयर इज नो डील, कोई किसी से डील। इसका मतलब क्या, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या डील होती है और आते हैं? कोई डील डूल नहीं है। और ऐसी ये लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने में, जो असल मसले हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने में, तो ये इस तरह जैदी साहब असल मसलों पे आते हैं। जैदी साहब असल मसलों पे आते ये हैं। है सवाल जैदी साहब ये है कि हुकूमत ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को हम वापस लाएंगे। अब तक आपकी हुकूमत ने ऐसा क्या किया है और कानूनी और सफारती लिहाज से आप किन ग्राउंड्स पे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? मेरे ख्याल में वैसे ही उनका वीज़ा ही अब कैंसिल हो जाएगा, तो उनके बाद मजबूरी में वापस ही उनको आना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जो लीगल बैटल है ना, वो तो चलेगी। उन्होंने अगर लंदन में रह के तो कोई जो भी उन्होंने कोशिश की है लेने की, पॉलिटिकल जो भी असाइलम, बट आई डोंट नो वो क्या, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन वो गारंटी तो दे के गए थे शायद कुछ दिनों की, और वो भी जज साहब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे उनको हमने जाने दिया जी। हमारी कैबिनेट में भी दो राय थी, कुछ कहते थे जाने दें, कुछ कहते थे ना जाने दें। मेरी राय आपको पता है, मैं बड़ा क्लियर था पहले दिन से कि अगर पाकिस्तान के, मैं तो इन वीआईपी, मैं तो ये जो वीआईपी टाइप जेल्स होती हैं इनके भी खिलाफ हूँ। ये जो इलाज कराने की परमिशन बाहर मिलती है, खास तौर पे इन लोगों को जिनके हाथ में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान में अच्छे अस्पताल बना सकते हैं, मैं तो उसके भी खिलाफ। इनका तो अपना शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वो भी इलाज नहीं, वहाँ भी इलाज नहीं करवा सके। जब खान साहब गए थे तो वो शौकत खान में गए थे इलाज कराने और पेमेंट करके इलाज कराया था। एनीवेज, इन्होंने तो किया कराया कुछ नहीं। जहाँ तक इनको वापस लाने की, हम जो भी लीगल और डिप्लोमेटिक एवेन्यूज़ हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं और करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस वक्त टीवी के ऊपर बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी भी अपनी चाल तो किसी को नहीं बतानी चाहिए ना। लेकिन ये असल बात यह है कि ये जो इनकी प्रॉपर्टियां हैं, जो जायदादें हैं, उसका हिसाब इनके पास है कोई नहीं। वो नहीं देंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे। उसी पे डिसमिस हुए ना, उसी पे केसेस बने ना। आप जो चालें चल रहे हैं वो हमें ना बताएं, लेकिन आपकी ये चाल कामयाब होगी, आप को यकीन है? हक और सच हमेशा जीतता है। ये तो आपने हमें सिखाया, आप वापसी सीखी है। हक और सच जीतता है। ये तो देखें, जितनी वो मतलब चालें वो चल रहे हैं, हम तो लीगल जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हम एग्जॉस्ट करेंगे पूरे के पूरे। जैसे साहब, आमतौर पर ये तासुर इसलिए फैलता है कि 2-3 दोस्त मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में पहले भी इन्वॉल्व रहे, उनके कुछ लोग जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, फिर वो पाकिस्तान में आते हैं, फिर हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे मिलते हैं। तो उससे ये, तो आप वाक़ईतन आप पर कोई बैरूनी दबाव भी नहीं है इस हवाले से इमरान खान साहब पर, हुकूमत पर? आप इरशाद भाई खान साहब को काफ़ी पुराना जानते हैं, और जो खान साहब को जानता है वो मेरे ख्याल में कभी भी वो दबाव में तो आने वाले शख्स हैं नहीं। ये वो, और हम एक जमहूरी इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जमहूरियत में बड़ी ताकत जो कहते हैं इसलिए है, ये परवेज मुशर्रफ की तरह डिक्टेटर तो नहीं है कि इधर से कह दिया उधर से कह दिया और वो उनको जाने दे दिया गया। ये जमहूरी हुकूमत है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मैं, अच्छा आपने मुझे, मैं कहना भी चाहता हूं, हमारी जो कैबिनेट होती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि, और कुछ लोग हमारी कैबिनेट में कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो पहले भी काबीना का हिस्सा रहे हैं दूसरी हुकूमतों में, आपको पता है। मैंने उन सबसे पूछा बारी बारी, इतनी रोबस्ट, इतनी डायनामिक, इतनी डिस्कशन, इतनी खुली डिबेट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी कैबिनेट में हुई हो। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जमहूरी माइंडसेट है। खुल के बात करो, हर अपने पॉइंट्स किसी समरी के या किसी इशू के अगेंस्ट में या उसके हक में
या उसके खिलाफ सामने रखो, कैबिनेट बैठ के आराम से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करती है। वरना आप सभी सोचें कि कैबिनेट के अंदर नवाज शरीफ की कोई आंख भी उठाए, जो होती कहां थी वहां तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीटिंग ही नहीं होती थी ना, गिलानी की मीटिंग हम तो ये तो इतना जमहूरी तरीका इख्तियार किया हुआ है जी। ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग जितनी तसलसल से आप करते हैं माजी में नहीं होती थी। गिलानी साहब भी करते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो आदी नहीं थे 6 महीने 4 महीने के बाद कभी। ये फरमाएं कि ये अफवाहें जब फैली डील की और वापसी की, तो कहा यह जाता है कि 2-3 वज़ीरों ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता कर लिया, पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। 2 जो कमज़ोर दिल के वज़ीर थे वो अपना सामान ही दफ्तरों से लेके घर चले गए कि जी छुट्टी होने से पहले जो है अपना सामान तो संभाल लें। ऐसी भी कोई आपके इल्म में है वज़ीर? ये जिसने ये अफवाह फैलाई है ना डील वाली, उन्होंने वो ये इसी तरह की अहमकाना बातें वही फैला रहे होते हैं बाजार में। अच्छा। ये जो खुशफहमी में रह रहे हैं अफवाह की हुकूमत में, आपको चले एक मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर देता हूं जी, हालांकि प्रेडिक्शन कम करता हूं। हुकूमत इंशाल्लाह पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी जी, और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में इससे बड़े मार्जिन से तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं होगी। और ये मैं ये दिमाग में रखते हुए कह रहा हूं, हमें इस मुल्क में जो कुछ इन्फ्लेशन के और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, जो माशी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है पूरी कौम को, हमें इसका अंदाजा है। ये मैं दिमाग में रखते हुए कह रहा हूं, क्योंकि देखें ना, हमने जो डेट पेमेंट हमने की है, जिस तरह हमने मैनेज किए है, जिस तरह एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में रिकॉर्ड बढ़ी हुई हैं, जिस तरह रेमिटेंसेस बढ़ी हुई हैं, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। हाँ, गलतियां भी हुई हैं, लेकिन चोरी नहीं हुई। देखें, गलती में और चोरी में बड़ा फर्क है। ऑनेस्ट मिस्टेक और हमारे खिलाफ पहले दिन से साजिश है। हर 2 महीने में हुकूमत हमारी जारी होती है, तो 3.5 साल तो नहीं। ज़ैदी साहब, ये सब तो आपने किया है, लेकिन अवाम की हालत मजीद पतली क्यों होती जा रही है? इस सब के बावजूद इतने बड़े माशी मैदान में आपके, देखिए मैं बताता हूं, आप ग्लोबली इस वक्त मुझे पूरी दुनिया में, हम इसी दुनिया के ग्लोब में रहते हैं ना, मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्टर्न स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, या मैं तो हमारे जैसे। मुझे जरा मुल्क तो बता दें दुनिया में जहां पे इस वक्त इन्फ्लेशन हर हुकूमत के गले में नहीं आई हुई हो। जब कोविड के बाद ये सारा खड़ा हुआ तमाशा, उसके बाद शिपिंग रेट्स आसमान पर, क्योंकि मेरा तो डर आसमान पे चले गए जी। शिपिंग, जो कंटेनर $2,500 में जाता था वो जा रहा है 10,000 11,000 में। जो जा रहा था चाइना से कंटेनर जो 4,000 में आता था वो $28,000 तक हमने। सो देयरफॉर हर चीज का एक बैकलॉग था। हमने जिस तरह दुनिया के बेहतरीन तरीके से कोविड मैनेजमेंट की पाकिस्तान, इसी के ऊपर जो अगर देख रहे थे आप दुनिया भर में लोग कैसे, हमारे पड़ोस के दोनों तरफ मुल्कों में क्या हाल हुआ था कोविड में, हर चीज को मैनेज किया। और इन सारे नेचुरल, और ये तो नेचुरल एक बहरान है ना, उसके साथ साथ और ये जो पीछे से गेमें कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, मैं जरा ये आपके चैनल के तवस्सुल से मैं एक बात पूछूं, आपने जनाब 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट की, फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले साल 1.5 मिलियन टन इंपोर्ट की थी, और 8 लाख टन जो लोकल ग्रोथ थी वो सिंध के गोडाउन से गायब। अब तो नैब के चीफ का भी बयान आ गया कि 20 अरब रुपए की गंदम गायब। वो तो ज़ैदी साहब बड़ा गैप, चूहे खा गए तो चूहों का भी तो हक है ना इस गंदम पर। 2 टांगों वाले चूहे खा गए। अब वो कह रहे हैं कि 14-15 अरब मैंने रिकवर भी किए हैं। देखिए, ये इतने बड़े बड़े ओपन क्राइम्स हो रहे हैं। ज़ैदी साहब अभी देख, यूरिया वो वहां पे वो होर्डिंग उसकी कर रहे हैं, चीनी की होर्डिंग वो कर रहे हैं, हर चीज। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये सिंध हुकूमत, मैं अब किस कहने पे मैं मजबूर हो गया हूं कि ये तो एंटी स्टेट काम होता है। अभी कह रहे हैं 1.6 मिलियन टन। इरशाद भाई छोटा हिसाब देखें, वो कह रहे हैं 1.6 मिलियन टन गंदम का हिसाब नहीं है सिंध के गोदामों से। 2 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किए,
$350 डॉलर पर टन लगा ले, $700 मिलियन की गंदम इंपोर्ट हुई है। वो आगे से कह रहे हैं 560 मिलियन का जो पाकिस्तान के अंदर ग्रो हुई है सिंध की, उसका हमें हिसाब नहीं मिल रहा। जैदी साहब, जैदी साहब, एंटी स्टेट नहीं है तो ये है क्या चीज? जैदी साहब, मसला ये है कि आप अब सदर भी हैं तहरीक इंसाफ सिंध के। आपकी पार्टी ने 3.5 साल क्या किया है सिंध में ऐसा कि ये हुकूमत अगर तब्दील हो और आप उसकी जगह संभाल लें? आपके तो कराची में इलेक्शन होते हैं ज़िमनी और आप एक सीट हार जाते हैं अपनी सीट, आपके MNA कम हो गए। तो वो भी ज़रा हमें बताएं कि सिंध के लिए आपने क्या किया और अब आप क्या करना चाहते हैं जब आपके हाथ में ज़माम-ए-कार है? देखें अभी तो मैं नोटिफाई, अभी मैं हूं, वो कहते हैं ना वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। मुलाकातें मैंने सब जगह की हैं, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा ना साइन होके तो फिर मैं ऑफिशियल हो जाऊंगा। अभी तक तो आया नहीं, आ जाएगा, लेकिन डेजिग्नेट हूं, सबको पता है। बाकी भी इसी तरह है। आपका डिले जो है वो पहुंच गया, आपकी अर्जी पहुंच गई है, नोटिफाई हो जाएंगे आप? नहीं, मुझे वो तो मैं वैसे ही इतना वजारत में, और आपने तो आपका चैनल तो कवर करता रहता है मेरी वजारत में। जो मैंने कल खाली पोर्ट कासिम का बताया, मुझे बताइए ना कि 20 अरब रुपए का प्रॉफिट, 5 अरब पिछले साल से ज्यादा, माने 30 तकरीबन 28-29% का इजाफा, 2.25% खर्चा भी कम कर दिया, 8 अरब रुपए सिर्फ हमने टैक्स का भरा है पोर्ट कासिम ने फेडरल गवर्नमेंट को। सो मेरी अपनी वजारत में मैं बड़ा बिजी था रिवाइव करने में, क्योंकि जिसको भी पता था पोर्ट एंड शिपिंग का नाम लो तो करप्शन और गैंग और वो टारगेट किलर, ये सारे इधर से मिलते थे। अल्लाह के करम से हमने बड़ी सारी चीजें चेंज की। एनीवेज, देखिए सिंध में, कराची सिंध का ही शहर है और पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। और मैं ये कहना चाहता हूं सबको, और मैं ये कई दफा कह चुका हूं वेरियस फोरम्स में, कैबिनेट में भी कह चुका हूं, और इस बात पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी बड़े क्लियर माइंडेड हैं। अगर पाकिस्तान की माशी हालत ठीक करनी है, माने पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होना है, इस तरह के आप कहें कि जी 100 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है और बड़ी, मतलब जो आप एक ग्लोबली एक फाइनेंशियल मार्केट में खड़े हों आप, तगड़े मुल्क की तरह फाइनेंशियली, ये बिल्कुल पाइप ड्रीम है अगर कराची के हालात ठीक ना हो। ठीक, अगर आप कराची को ठीक नहीं करेंगे, आपका बंदरगाहें वहां हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है, आपके बिजनेसेस वहां हैं, आपके बैंक्स के हेड ऑफिस वहां है, आपकी इंडस्ट्री वहां है, 6-7 आपके इंडस्ट्रियल जोन वहां है। कराची आपने जब ठीक कर दिया, एक कराची को ना एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बनाना होगा, पूरा पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक है, ये एक जैसे केपी के अंदर मिनरल्स हैं, बलोचिस्तान में मिनरल्स हैं और इतनी खूबसूरत कोस्ट है, पंजाब फर्टाइल लैंड है, हर जगह का एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, जैदी साहब ठीक है, जरा इस पे मुफस्सल बात करते हैं। ये कराची को बिजनेस हब तो है, लेकिन इसको मजीद फ्लरिश करने का जो ख्वाब था वो PTI के 14 MNAs पहले थे, अब 13, इसके बावजूद क्यों शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका? एक ब्रेक लेते हैं अली जैदी साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा इलेक्शन कमीशन के मामलात और आपकी इत्तेहादियों की जो आज MQM की नून लीग से मीटिंग हुई है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली जैदी साहब, एहसन इकबाल साहब ने मुलाकात की आज MQM के वफ्द से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मिनी बजट पे आपके इत्तेहादी भी गौर कर रहे हैं, साथ दें या ना दें। कराची के मसाइल की रही बात, ये इत्तेहाद कराची के मसाइल हल करने के लिए ही बना था। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात फिर से हैं, आप समझते हैं कि PTI अकेले ही कराची के मसाइल हल कर सकती है? देखिए, मैं पहले अपनी बात थोड़ी सी अगर इजाज़त दें मुकम्मल कर लूँ। जी। एक ये कराची के अंदर जो हमने काम सारे शुरू किए हैं, KCR भी और K4 की पानी की लाइन भी सिंध के लिए, कराची के लिए, और नाले। वैसे मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि 2 वफाकी वजीर, 15-20 MPA, हाँ एक सूबाई वजीर भी वहाँ थे, सईद गनी साहब, NDMA के चेयरमैन जो कि 3 स्टार होता है, फिर DGFW जो कि 2 स्टार जनरल, और ब्रिगेडियर्स, और सारे बैठ के कर रहे क्या थे? नाले का इफ्तिताह। माने ये वो नहीं था कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा कारनामा कर दिया या कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, नाले के इफ्तिताह में बैठे थे। मेरा कहने का मकसद है जब इन्होंने तबाही की है
ये 14 साल से तो अभी कंसेक्यूटिव रूल करते हैं, और पहले कितनी दफा जो तबाही इस पीपल्स पार्टी ने की है, तो नाले भी अब फेडरल गवर्नमेंट को बनाने पड़ रहे हैं। माने ये सोचे फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि नाले बनाए या कचरा उठाए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट तबाह किया, और अब जो एक्ट लेके आए एब्सोल्यूट नॉनसेंस, हम उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। आज भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं सब सिंध के वज़रा से भी और बाकी सिंध के नोटेबल से भी, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम इसको, इन्होंने तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का अपना केस लगा हुआ है लोकल गवर्नमेंट एक्ट के, और मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में ये जो ने किया ये बिल्कुल गैर कानूनी, इसके खिलाफ में जाने लगा हूं। अब आ जाए, आपने जो बात की, यानी सिंध का जो बल्दियाती एक्ट है, सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मैंने जी अपनी पिटिशन पूरी तैयार करवा ली है, और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आई विल फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाए जो आपने बात की कि इत्तेहादियों की, हमारे इत्तेहादी जो है वो देखें, MQM हमारी इत्तेहादी है, और MQM हमारे साथ हर वक्त जो भी हर मौके पे हमारे साथ पिछले 3.5 साल से खड़ी रही है। मैं MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और जो MQM में जो गंद था वो तो साफ हो गया, वो लंदन के साथ चला गया, और जो बचा कुछ आता वो आपकी दूसरी जमात है PSP, उसमें चला गया प्रोटेक्शन के लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी सारे वही बैठे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप उनकी, ये बिल्कुल उनकी मर्जी है वो किसी से मुलाकात करें, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारी वो, लेकिन मुलाकात करने में क्या होता है, असेंबली में भी मुलाकात होती है। अगर एहसन इकबाल साहब गए उनके दफ्तर तो जरूर जाए, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे साथ वो खड़े में इत्तफाकन, जिस वक्त ये टीवी पे चल रहा था इनकी मुलाकात का, MQM की, ये एहसन इकबाल की और हमारे भाई खालिद मकबूल की, तो उस वक्त अमीनुल हक और मैं, वो MQM के ही इलेक्टेड है जो हमारे मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, हम साथ बैठ के देख रहे थे। तो हम, इसमें क्या फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो उनकी मर्जी है वो मुलाकात करे। बाकी अगर ये ख्वाब देख रहे हैं, एहसन इकबाल जैसे टाइप लोग, ये देखते ना ख्वाब, इनको ख्वाब में बिल्ली को क्या नजर आता है, छींचड़े। अलीज़ा साहब, ये इलेक्शन कमीशन में जो आपकी स्क्रूटनी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे सवालात पैदा किए, और अपोजिशन इस बात पे खुश है कि आप भले 2 साल और 7 साल की प्लानिंग करते रहे, लेकिन आपका केस जो है ओपन एंड शट केस है कि आपने छुपाए हैं अपने फंड्स, अपने अकाउंट्स, और उन्हीं जो छुपाए गए अकाउंट्स हैं उन्हीं में फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है। तो आपको तवक्को है कि आप बिल्कुल क्लियर होंगे? तवक्को नहीं है, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम क्लियर हैं। देखिए लिखा क्या है, ये अच्छा कि आपने पूछ लिया सवाल, जरा पढ़ लें। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, हाईलाइट में पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ PTI, माने तहरीक इंसाफ का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्यूरिंग द स्कोप पीरियड डिड नॉट रिकंसाइल PTI's अकाउंट्स विद बैंक स्टेटमेंट्स। वो ये कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसने PTI के जो अकाउंट से वो बैंक, फॉरेन फंडिंग तो मिली कोई नहीं, वो बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल नहीं किए। इसके आगे क्या लिखा है, एंड गेव बट येट माने उसके बावजूद एक फेयरली केप्ट अकाउंट सर्टिफिकेट्स, माने कि ठीक ठाक सारे अकाउंट सर्टिफिकेट उसने दे दिया, एज पर द ऑडिट सर्टिफिकेट्स ओपिनियंस गिवन टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PTI व्हिच सबमिटेड द सेम टू द इलेक्शन कमीशन। अगर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, वो हमारा तो नहीं है PTI का, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती आइडेंटिफाई कर रहा है। और हम बड़े खुश हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट भी किए आज कि हम तो बड़े खुश हैं कि ये केस, मजा तो अब आएगा जो हमारे साथ जिस माइक्रोस्कोप को लगा के आप देख रहे हैं, जरा ये नून लीग और पीपलों को भी जरा देख लेना। हम तो वो जमात हैं जिसने ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंड रेजिंग की इस मुल्क में बुनियाद रखी है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पैसे देते रहे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो इनको पैसे कौन देता रहा है, शहतूत वाला और अमरूद वाला और चाय वाला, और ये तो इनसे पैसे लेते रहे। सो देयरफॉर उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे। बेनजीर भुट्टो खुद कहती है कि उसामा बिन लादेन से पैसे देते रहे, और देते रहे बाहर दूसरों को लॉबी कराने के लिए। वो भी खुद कहते रहे लॉबीइस्ट के जी हमें इधर से पैसे आते रहे। देखें, ये वो होता है ना, वो मुहावरा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
जरा चेक कीजिएगा जब इंशाल्लाह ये जरा पीएमएल नून के और पीपीपी के फंड, ये तो अपने इमरान खान 40 साल का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कर सकता है, ये 2 साल का नहीं करा सकते। हाँ, ये तो मतलब माफिया पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का तो उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, ये दीज आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, ये फैमिली माफियाज हैं। खास तौर पर आप गए हुए हैं इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अली साहब, क्या देखें आपके खिलाफ तो अपने ही बंदे ने आपके नशेमन पे बिजली गिराई ना, अकबर एस बाबर साहब ने। अब आप तो गए हुए इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ, मैं आपको अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, द सैड थिंग अबाउट बिट्रेयल इज दैट इट इज नेवर फ्रॉम योर एनिमीज। माने कि धोखे की अफसोसनाक बात यह है दुश्मन कि वो कभी आपके दुश्मन से नहीं आता। दुश्मन के लिए धोखा नहीं। तो ये असल में अकबर बाबर साहब थे हमारे पुराने, मुझे समझ में नहीं आई वो इतनी नफरत उनमें, और वो जिस तरह वो टीवी के ऊपर बैठ के, मेरी तो बड़ी थी एक ज़माने में उनके साथ अच्छी सलाम मलिक थी, लेकिन जिस तरह वो बैठ के टीवी पे झूठ बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, वो आंखें जो खोले वो बोल क्या रहे हैं। वो नून लीग से मुझे लगता है उनको फंडिंग हो रही है, वो क्या रहे हैं। वो जिसके साथ खड़े हैं वो तो देखें कौन लोग हैं, मुल्क पूरा खा गए। तो हमारी फंडिंग हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं तो करता रहा हूं ना, ये आपको पता है इरशाद भाई जी। मैं तो पीटीआई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था 2004 से 2008 तक। उस वक्त जब हमारे पास को 1000 रुपए होता था इलेक्शन हारने के बाद 2002 के महीने का पेटी कैश का फंड पीटीआई ऑफिस के लिए, जब चाय भी नहीं होती थी। मैं तो उस दौर से गुजरा हूं ना, तो मुझे तो पता है कि हमने किस तरह पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इमरान खान का साथ दिया हर कॉज में। इमरान खान के, चाहे शौकत खानम में, चाहे सियासत में, चाहे नमल में, क्योंकि उनको पता है एक सच्चा आदमी है। ठीक मैं आपको एक बात बताऊं अरशाद भाई, अगर आपके पास 2, 2.5, 3 मिनट हैं, अगर आप इजाजत आपके पास है वक्त तो जी आप कर लें। मैं आपसे एक बड़ी बात करने लगा हूं। देखिए मैंने उस दिन ये हमारे वर्कर्स का कन्वेंशन था, उस दिन भी बात की, और अभी मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा। देखिए हर जमात के फाउंडर से, बानी से, हर जमात के बानी से उसका फलसफा निकलता है, माने उसका नजरिया निकलता है। एमक्यूएम जो थी वो अच्छी जमात थी या उनका फलसफा सही था कि गलत था, वो सब छोड़े, लेकिन निकला वो अल्ताफ हुसैन से ही था। भुट्टो की जमात से ही पीपल्स पार्टी का नजरिया निकला है ना। आप वो फॉलो कर रहे हैं आज नहीं कर रहे हैं नजरिया पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन नजरिया निकला तो भुट्टो। मैंने सारों से सवाल मैं पूछता हूं, असल में मेरी अपनी नाकिस राय में, और लोग इससे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान इसके बानी हैं और माशाल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर है, और इंशाल्लाह अगले टर्म में भी होंगे, और अल्लाह ने सेहत दी तो आगे भी फिटनेस उनकी माशाल्लाह हम सबसे तो बेहतर है। तो असल नजरिया है क्या तहरीक इंसाफ का? किसी ने मुझे कहा मेरिटोक्रेसी, किसी ने कहा जी वेलफेयर स्टेट, किसी ने कहा जी जस्टिस। ये सारे जो अल्फाज हैं ना, ये एक चीज से निकलते हैं। और अगर कोई इमरान खान को, और ये मैं चाहता हूं ये क्लिप आप जरा निकाल के बताएंगे कि अगर किसी ने इमरान खान की जिंदगी पढ़ा है, जिंदगी को करीब से पढ़ा है, असल में है क्या नजरिया? एक लफ्ज में इसे कहते हैं खुदी, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट। वही पाकिस्तान की टीम कच्ची टीम से अपने मुल्क में हारती थी, और जब ये कप्तान बन गए तो वही पाकिस्तान की टीम अपनी से अच्छी टीमों में उनके घर जाके जीत के आ गई। वही लोग कहते थे शौकत खानम बना नहीं सकोगे, और एक ने कहा जी बनाओगे तो चला नहीं सकोगे, और वो सारे किधर चले गए। सीईओ ने कहा 3 महीने में बंद हो जाएगा, तो आज माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो यहां तक चल रहा है। जो सेल्फ बिलीफ है ना, वो आता है अल्लाह के पे अंधे भरोसे से, और वो ये काम कर सकता है। अल्लाह पे भरोसा इतना पुख्ता उसका होता है जो 2 नंबरी किसी ने ना की हो जिंदगी में, जिसकी जात से दुनिया को फायदा पहुंचाओ, नुकसान नहीं पहुंचाओ। ये तो लोग ही सारे चोर हैं, इनमें खुदी का एलिमेंट ही नहीं है। मैं सारे को कहता हूं खुतबा इलाहाबाद तो पढ़ ले जरा एक दफा जाके अल्लामा इकबाल का, को समझ तो है कि खुदी चीज क्या है। आज भी वो जाके यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान तकरीर करते हैं, पता चलता है कि एक लीडर है। दुनिया के सारे ठीक है, ये ज़ैदी साहब इसमें कोई शक नहीं, उनकी लीडरशिप एबिलिटीज तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जो ये खुदी जो अवाम के मसाइल हैं उनसे भी पता चलता है कि अवाम खुश नहीं है इस वक्त लीडरशिप से। अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी वजीर मौजूद थे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, आज जो DGISPR की स्टेटमेंट सामने आई है, उसके बाद नून लीग को लेकर ये रिजर्वेशंस बनती हैं या ये शिकवा भी बनता है नून लीग से कि अव्वल तो ना ये तायद करते हैं डील की, ना ये तरदीद करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये मुबहम बयानिया जो है, ये पूरी आपको क्या लगता है कि प्लानिंग के तहत स्ट्रेटेजिक है ताकि रोला डाल के कोई मकासद अपने हासिल किए जाएं, या ये इत्तफाकन हो गया? अयाज सादिक साहब ने भी इत्तफाकन बयान दे दिया, कुछ ने कह दिया आ रहे हैं, कुछ ने कह दिया नहीं आ रहे, कुछ अगस्त से कह रहे थे आ जाएंगे, या ये प्लानिंग है पूरी? जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे तो हमारे जो फ़ौजी हुक्मरान थे उनको खुशफहमी ये थी कि अब मियां नवाज शरीफ किस्सा माजी हैं, क्योंकि वो 10 साल बाहर रहेंगे, उसके बाद लोग उनका नाम भूल जाएंगे। एक दोस्त सऊदी अरब गए और वापस आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ये बात दुरुस्त लगती है कि मुझे एक साहब खाना काबा में या मस्जिद नबी में मिले जो फ़लाँ मुल्क के, सूडान के या किसी और के हुक्मरान थे, और वो बैठे हुए थे और कोई उनको जानता भी नहीं है, नाम भी भूल गए हैं लोग, क्योंकि उनको भी पनाह सऊदी अरब अपने दोस्त ममालिक के जो इस तरह के हुक्मरान होते हैं उनको पनाह देना, अब तो खैर वो मामला तब्दील हो गया, लेकिन पहले पनाह दे दिया करता था। ईदी अमीन भी वहाँ चले गए थे और भी चले गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह की ख़बरों से अपने आप को 8.5 साल रेलेवेंट रखा, और फिर वो वतन आए तो वो रेलेवेंट थे, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं ये तो अब अगर उस तजर्बे को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे ख्याल है बेहतरीन हिकमत अमली है मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की, और कि भाई मियां साहब बाहर भी बैठे हुए हैं, इनके इताब से भी महफूज हैं, सज़ा से भी महफूज हैं, और डिस्कस भी वही, हम भी उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाब हिकमत अमली है। लेकिन जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे क्यों ना पूछ लें कि ये जो डील की ख़बरें चलती हैं, और जो सिर्फ ख़बरें तो चलती हैं, उसको अफवाहें कह लें, क्या साराइयाँ कह लें, इत्तलात कह लें, गैर मुसद्दका, लेकिन आपके जो लीडर हैं वो भी ये कहते हैं इशारों किनाइयों में, बाज़ औक़ात ज़ुमानी अल्फाज में, कि जी बस मियाँ साहब तो आ रहे हैं, 20 जनवरी से पहले आ रहे हैं, 25 दिसंबर से पहले आ रहे हैं। जनरल साहब, ये पॉलिसी क्या है? वो आएंगे भी या बस वो इसी तरह हमें तारीख पर तारीख मिलती रहेगी और मियाँ साहब बाहर बैठे रहेंगे? जी आर भाई, बहुत मेहरबानी। देखें, आई एम श्योर के नवाज शरीफ के स्टेचर का पॉलिटिशियन जो 3 दफ़ा मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर रहा और जिसकी आज भी पजीराई है मुल्क के अंदर, और उसकी पार्टी जो है वो सारी जो किरदार कुशी के बावजूद लोग इंटैक्ट हैं, बल्कि उसकी इंडिकेशंस मिल रही हैं आपको बाई इलेक्शंस में, कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में, और हुकूमत की जो नाकामी है उसका उनके KP के इलेक्शन से आप देख लें कि अंदाज़ा लग सकता है। तो हुकूमत अपना वो पॉइंट नहीं बना सकी, बहुत से अटैक के बावजूद अदलिया के निज़ाम के अंदर भी उनको उस चक्की में पीसा गया जहाँ को 150 पेशियाँ हुई, जहाँ आप देखते हैं कि बहुत से घनौने जराइम में मुलव्वस लोगों के भी लंबे लंबे केस चलते हैं, कई 15 साल 20 साल, और उनको पार्टी से हटाया गया। तो यही समझा गया कि ये किस्सा पारी ना हो जाएंगे। लेकिन आप एक दानिशवर भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, तजर्बाकार हैं, आप ये समझते हैं कि आई एम श्योर आप समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है ना, वो उस वक्त ही उसकी डिमाइज होगी जब वो पॉलिटिकली उसको उसकी डिमाइज होगी। अदरवाइज किसी के कहने से, एब्डो लगाने से, पाबंदियां लगाने से, बाहर भेजने से, एग्जाइल पे आप देखें कि खुमैनी साहब एप्लीकेबल रहे और वो वापस आ गए। मैं किसी के साथ कोई मुशाबित करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनेस्टली अगर इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड सारे वो लोग जो किसी तरीके से भी किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो हुकूमत में, हुकूमत से बाहर हैं, अपोजिशन में है या किसी प्रोफेशन में है, अदल का निज़ाम, उन सबको देखे तो लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होगा। अभी तो ये मसला चूंकि विच हंटिंग हुई है, और ये जो हमारे लोग कहते हैं ना कि आ रहे हैं या वो, तो वो सच्ची बात करते हैं कि आएंगे तो जरूर, और इसका मतलब ये नहीं है कि डील करके आएंगे। देखिए ना, ये जब मैं कहता हूं कि जरूर आएंगे, आना चाहिए, क्योंकि उनकी यहाँ मौजूदगी, खा वो पाबंदे सलासल भी हों,
तो पार्टी के लिए एक तकवीयत होगी, क्योंकि लोग मिलते जुलते हैं। और इसके बाद कोई ऐसा उनका कत्ल का मुकदमा भी नहीं है, जमानतें भी हो सकती हैं, केस, और लेकिन ये उन्हीं अदालतों से होगी जिन्होंने पनिश किया है। तो इसलिए ये कोई डील की बात ना पार्टी कभी की है और ना ही आज DGISPR ने भी अपने तौर पे एक्सप्लेन कर। जन साहब बात यह है कि अगर केस उनका कमज़ोर है, अवाम में वो मकबूल हैं, तो फिर वतन वापस ना आने की वजह क्या है, जबकि वो कोई इलाज भी नहीं करा रहे। अभी तक कोई ऐसी इतला मंजर आम पर नहीं है कि वो किसी अस्पताल में दाखिल हुए, उनका कोई संजीदा किस्म का इलाज हो रहा, और हुकूमत कहती है कि हमें तो वो रिपोर्टें भी नहीं दे रहे जो अदालत ने तय किया था कि आप रिपोर्ट जमा कराया करेंगे। देखिए, एक रीज़न तो ये है कि वो बीमार हैं। देखें, चलता फिरता बंदा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मरीज़ जो बेड रिडन हो। लोगों को ब्लड कैंसर होता है, लोग फिरते रहते हैं, प्रोस्टेट के कैंसर हैं, इनका किडनी का प्रॉब्लम है, इनका हार्ट का प्रॉब्लम है, ये ऑन मेडिकेशन है परमानेंटली। और उधर वो अपने तौर पे, एक तो ये बात है मेडिकल ग्राउंड। नंबर 2 ये भी है उनके ज़हन के अंदर कि उनको इंसाफ नहीं मिला। मतलब है, आप अपने दिल से भी पूछें कि वो समझते हैं कि मेरे ऊपर विच हंटिंग हुई है, और ये ही जो है और जब उनको ये यकीन हो जाए किसी तरीके से कि ट्रांसपेरेंटली मेरिट के ऊपर उनके केस को सुना जाएगा और उसके ऊपर मेरिट के ऊपर जो कुछ होगा वो उसे सरे तस्लीम खम करेंगे, तो एक रीजन ये भी होता है ज़हन के अंदर आपके कि ये मुझे इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ मिलने का जनरल साहब ये जो इंसाफ मिलने की, जनरल साहब एक गुजारिश कता कलाम माफ, जनरल साहब ये जो जिन अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिला आपके बकौल, ये वो सारे जज हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अपॉइंट हुए, तैनात हुए, और जिनकी दयानतदारी, अहलियत, सलाहियत, काबिलियत का ढंढोरा पीटा जाता रहा है। तो मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बने, ऐसा निज़ाम क्यों वज़ा नहीं कर सके कि यहाँ कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब को तो इंसाफ मिले? नहीं, नवाज शरीफ साहब को नहीं मिले, पूरे हर पाकिस्तानी को मिले। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर पिछली हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की में, ये आप तारीख इसकी गवाह है, और आप सेनेट के रिकॉर्ड से चेक करें कि कमेटी ऑफ द होल बनाई रज़ा रब्बानी साहब ने, और उसके अंदर सिटिंग चीफ जस्टिस भी आए, उन्होंने अपनी इनपुट दी थी, और फिर लॉ कमीशन के लोग आए, SM जफर साहब आए, बहुत सी, और तकरीबन ये फाइनलाइज हो रही थी रिकमेंडेशंस के इनको कैसे करें ताकि लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ मिले और आगे मिले। लेकिन वो फिर गवर्नमेंट बदल गई और फिर अगली गवर्नमेंट जनरल साहब ठीक है, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह बाहर गए और जिस तरह का रिलीफ उन्हें मिला, वो तो आम पाकिस्तानियों को मुयस्सर नहीं है। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला? क्या ऐसी सहूलत पाकिस्तान की तारीख में किसी और शख्स को भी मिली है? नहीं मेरे भाई, ठीक, आपका पॉइंट ये ठीक है कि आप इस सिर्फ देख रहे हैं कि वो कैसे बाहर गए, अदालतों ने बाहर भेजा, ये बट ठीक बात है। जब हम इंसाफ की बात करते हैं ना, तो नेसेसरीली हम कोई हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की उस तरह बात नहीं, कि हम इंसाफ का मसला तो वहां से शुरू होता है जब JIT बन जाती है इस्लाम का, और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया जाता है कि आप ये देखेंगे। इंसाफ का मसला वहां शुरू होता है जब आपको नैब वाले घसीटते हैं, जब FIA वाले का है, और जब कोर्ट के अंदर वही चीजें जाती हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ करप्शन का तो कोई केस नहीं है, आप कुछ लेके आए, आप कुछ चालान लाएं को हमें बताएं। और दैट इज वाई हमारे सारे लीडर आप देखें कि वो जमानतों पे रिहा हुए, वो को आउट ऑफ लव तो नहीं हुए ना। तो मैं ये कहता हूं कि निज़ाम जब इंसाफ की बात करते हैं, उसमें साकिब निसार साहब का एक रोल था जो कि सारों के आगे वो जाहिर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जनरली स्पीकिंग, आपका नाइंसाफियाँ शुरू होती हैं राइट पुलिस स्टेशन से लेके और फिर हाईएस्ट कोर्ट्स के ऊपर, और हाईएस्ट कोर्ट्स का भी किरदार आपको सामने है। ये जो जस्टिस मुनीर साहब ने नजरिया जरूरत दिया, नसीम हसन शाह साहब ने क्या कहा कि हमसे क्या कराया गया और क्या हुआ। आपके जो एक और चीफ जस्टिस थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को आईन अमेंड करने की इजाजत दी, और आगे फिर ये नैब के जो जजेस की टेपें इधर उधर। मैं ये कहता हूँ कि इन सारियों को देखना चाहिए और सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। तो इसलिए कोई ये बात नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा वन साइडेड वो जस्टिस लोग लगाने की और बात होती है। आपने लगाए, ठीक है, इवन जो नैब के चेयरमैन है
वो भी मुतफिका इसलिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब आप किसी बंदे को लगा दें तो वो जरूरी बात है कि वो आप ठीक है। साइड कर, दूसरी उसको इंसाफ करना चाहिए। लेकिन कई लोग अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने इक्तदार के बढ़ाने के लिए वो करते हैं। एंड आई थिंक, मैं तो चूंकि खुद एक ग्रास रूट लेवल का बंदा हूं, मैंने ये अदारे चलाए हैं, मैं आपको तो जब तक के आपके दिल के अंदर इरशाद भाई खौफ खुदा ना हो और आप ये ना कहें कि मैंने अल्लाह को जान देनी है और मैं उस हजूर में और मेरी इन्वेस्टमेंट उधर की है, उस वक्त तक आप डंडियां मारते रहते हैं दाएं की बाएं की और इशारों पे चलते हैं। तो लेट्स होप एंड प्रे, जी लेट्स जन होप एंड प्रे। साहब आज 5 जनवरी है, यौम खुद हक़ खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का। कश्मीरी अवाम पिस रहे हैं, हम तो आज़ाद हो गए 1947 में, वो हमसे भी पहले तकरीबन 18 साल पहले वो अपनी जदोजहद शुरू कर चुके थे। सबका हुकूमतों ने क्या किया उनके लिए और आज क्या किया जा रहा है। भारत के मज़ालिम इंतहा पर हैं, कश्मीरी अवाम का जीना हराम कर दिया है। आप एक फ़ौजी माहिर के मुबस्सिर के क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है और कश्मीरी अवाम को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं ये कहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट खुद कश्मीरियों को जाता है कि ये पिछले 70-80 साल से उनकी ये मूवमेंट है, इंडिजिनस है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके लोग शहीद हुए हैं, औरतें को रेप हुआ है, बच्चे शहीद हुए हैं, बूढ़े गए हैं, और आपने देखा कि कैसी कैसी कुर्बानियां। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली कायद-ए-आज़म के फरमूदात के मुताबिक कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन दुनिया में कहीं भी होंगी तो उनके साथ खड़े होंगे, और कश्मीरियों और फलस्तीनियों को उन्होंने खास जिक्र किया था, तो पाकिस्तान उनके साथ है। हमने तो जो जंगें भी लड़ी हैं वो कश्मीर के उस मसले के ऊपर ही सारा बात हुई है ना। और इंडिया जो अपने आप को एक इलाके का थानेदार समझता है, उसके मुकाबले में उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमने जीरो किया, उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमने मुकाबले में आए, उसकी जो है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन का हमने ढाल निकाला, अभी वो S-14, हम अल्लाह के करम से वो सारा मुकाबला वो कर रहे हैं। और एक ही काज है और वो है कश्मीर काज। और हमारा ये मुसम्मम इरादा है, पिछली हुकूमतें हो या ये हुकूमत हो, कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कश्मीरियों को हकूक नहीं मिलते। कश्मीर जो इंडिया की बात आप करते हैं, उन्होंने राइट एट द बिगिनिंग पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम ना किया, चे जाए कि वो कश्मीर की बात करते। और इंदिरा गांधी ने तो सकूते ढाका की बाइस बनी, और मोदी ने बेशर्मी से कहा कि हमारा खून भी इस जुर्म के अंदर शामिल है। उसके बाद तो भाई बीजेपी की हुकूमत भी कोई अच्छी हुकूमत नहीं। बाबरी मस्जिद का उन्होंने क्या किया, अभी तो आपके सामने जो है हिंद दत्वा की और RSS की हुकूमत है, जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली ये सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लफाजी तक नहीं। हमने कई दफा, मैं एज ए स्पेशल एनवॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर गया था यूनाइटेड किंगडम में, और हमने ये रिकमेंड किया था कि आपके जो है कश्मीर डेस्क बने, आपके लोग बाहर जाएं, आप पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में बहुत आगे जाएं, ताकि आपका इंटरएक्शन हो उन लोगों के साथ, और आपका प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, बाकी जिन मुल्कों के यूनाइटेड नेशन में वोट है, प्रेशर क्रिएट करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे अमेरिका जैसे मुल्क के साथ आगे होना पड़ेगा। हमारा स्टैंड ऑफ है, हम एब्सोल्युटली नॉट है एक तरफ, दूसरी तरफ वो भी हाथ नहीं मिला रहा, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो कहते हैं ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। इसमें जनरल साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन, आज जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कहा कि ये काम मुकम्मल होगा, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो PDM की छतरी तले जमाते हैं उसमें वो उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी हैं जो ड्यूरन लाइन के फ़लसफ़े को, नज़रिए को हवा देते हैं। आप क्या PDM के मामलात जो छतरी है उसके नीचे सियासी मामलात पे तो डिस्कशन करते हैं, ये जो अहम नेशनल सिक्योरिटी के और दिफाई मामलात हैं, क्या कभी उनको नून लीग की जानिब से कन्विंस करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर ही समझता है इसे? देखिए, PDM की जो अलायंस है ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी वजह से ये ढोल तो पीट रहे हैं, हम इकानमी में आगे जा रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, हम ये करते हैं। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिज़ां का। हम जो अपोजिशन के लोग हैं वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस हुकूमत से जान छूटे एज सून एज पॉसिबल, और आईनी और कानूनी तरीके से ही ये हटें ताकि मुल्क स्लाइड बैक ना करे।
जहां तक ये बात है बॉर्डर मैनेजमेंट की, ये पार्लियामेंट का लेवल के ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर है, बाकी पार्टियां हैं, अपने ख्यालात का इजहार करती रहे। हमारा फर्म बिलीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि पाकिस्तान की बका के जामन जहां हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां हमारी स्ट्रांग आर्मी जब तक के हमें ये थ्रेट है उस वक्त तक, और हम प्राउड हैं अपनी फौज के, और हम चाहते हैं कि हमारे दौर में हम इसको बेस्ट फाइटिंग मशीन अल्लाह के करम से बनाएंगे, जी ठीक है, ताकि हमारी तरफ ना देख सके। ठीक है तो इरशाद साहब, यौम हक़ खुद इरादियत की हम बात कर रहे थे। 73 बरस बीत गए और अक़वाम मुत्तहिदा का जो वादा था वो पूरा नहीं हो सका। अगस्त 2019 के बाद हुकूमत पाकिस्तान का किरदार और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, आप समझते हैं कि हमने सफारतकारी का हक़ बखूबी अंजाम दिया? कमज़ोरियाँ हैं इस हुकूमत की पॉलिसी में भी। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर नहीं निकले, वज़ीर ख़ारजा उस तरह से बाहर नहीं निकले जिस तरह निकलना चाहिए था। लेकिन एक क्रेडिट है मौजूदा हुकूमत को कि वो वापस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे आए हैं। शिमला मुआहदे के बाद हमने पाकिस्तान की जो कश्मीर के बारे में करारदादें हैं उनको बयान करना, कहना, ज़ोर देना छोड़ दिया था। हम दोबारा उस पर आ गए हैं। मुशर्रफ दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है मसला कश्मीर को, जब उन्होंने मुख्तलिफ़ फार्मूले अपनाए और भारत को मौका फ़राहम किया, स्पेस फ़राहम की कि वो कश्मीरियों को मज़ीद दबा सके। जी, तो मेरा ख्याल है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर हम कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हो। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।